कारगर होता है, टाइम विल टेल। सर आपका एग्जाम कैसा हुआ? मेरा एग्जाम, आई मीन दैट वाज जस्ट अ मॉक एग्जाम, इट वाज गुड। मेन एग्जाम इज, आई मीन, yet to come. Mock exam was good. So yes, main exam is yet to come actually. So I'm just preparing for that. थैंक यू। हम लोग चलते हैं, ये आज वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं वर्ब्स का, फिर उसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर नेक्स्ट क्लासेस में जब से शुरू होंगी हम न्यूज़पेपर देख लेंगे। इसमें मेरे ख्याल से ये वाली शीट आप लोगों ने देखी होगी इसके पहले, जो जो हमने किया था। सर एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग सर। सर पिछले क्लास में 21 को जो क्लास थी उसमें आपने क्या करवाया था? 21 को जो हमारी क्लास थी उसमें हमने वर्ब वाली शीट देखी थी, और वर्ब्स में हमने जनरल रूल्स देखे थे। ये जो सम एडिशनल रूल्स थे, ये जो शीट दिख रही होगी आपको, इसमें हमने देखा था। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट शीट थी क्योंकि उसमें कुछ एक रूल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के थे, जो कि यहाँ दिख रहा है, अनरियल पास्ट या सब्जेक्टिव मूड, और इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, लाइक आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, या आई विश आई वर रिच नाउ इफ ओनली। ये इन सेंटेंसेस बेस्ड, आई विश आई हैड नॉट मेट हर लास्ट, दिस टाइप से। तो ये प्रीवियस क्लास में ये जो सेक्शन था ये इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में आता भी है। ओके ओके सर, ओके सर, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जस्ट अ मिनट, इसके बाद क्या है कि हमारा अभी तक वर्ब में हम मेन रूल पोजीशंस देख रहे थे। वर्ब का बेसिकली जो हमने सबसे पहली क्लास थी जिसमें हमने क्लासिफिकेशन बताया था कि वर्ब में किस तरह के दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तो मैंने उसमें बताया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि लिखा होगा द रिवर ओवरफ्लो, या आ जाएगा ओवरफ्लू, या आ जाएगा ओवरफ्लोन, या आ जाएगा ओवरफ्लोड। इस तरह से चार ऑप्शंस दिए होंगे, और उसमें द रिवर ओवरफ्लो, ओवरफ्लू, ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, मान लिया ये क्वेश्चन आ जाएगा। सब मैं ऑडिबल हूँ सबको, राइट? जी सर। है ना? तो इस तरह से द रिवर ओवरफ्लो, ओवरफ्लू इट्स बैंक्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पे बेस्ड है। इस पे बेस्ड एक शीट भी है, मैंने शीट शेयर भी की थी शायद ग्रुप पे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पे, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, डिस्कस करेंगे उस शीट को। एक तो ये, फिर दूसरा है रूल बेस्ड, ग्रामर के रूल बेस्ड। जैसे ये मैंने जो बताया इसमें रूल कुछ भी नहीं है, ये सिंपल रटना है। अगर आपको याद है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कैसे यूज होती है तो ये क्वेश्चन आप कराएंगे। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन होगा जैसे कि जो मैंने बताया था कि वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसे चेंज होती है, उसमें फिर मैंने कंजंक्शन वाला भी एग्जांपल बताया था कि किसी सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट हैं एक कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वो कंजंक्शन का नेचर डिटरमाइन करेगा कि कैसी वर्ब यूज होगी, क्या सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्या प्लूरल वर्ब यूज होगी। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट डिस्कशन, राइट? यस सर। ओके। और तीसरा है जो क्विज टेस्ट होगा, या फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन से, जिसमें ये वाला सेक्शन होगा जो हम आज करेंगे, इन्फिनेटिव, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल। ये भी वर्ब का क्लासिफिकेशन है, हम लोग देख चुके थे फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कि ऐसे वर्ब जिससे कि हमें टेंस नहीं पता चलेगा, नंबर नहीं पता चलेगा, जो अपनी शक्ल नहीं बदलेंगे सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, इस टाइप से। तो ये बेसिकली थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हमने बता दिया था, ये सारा का सारा डिस्कशन आपको याद भी होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ये था इन्फिनेटिव, और फिर था जीरंड, इन्फिनेटिव और जीरंड्स, और फिर इसके बाद था पार्टिसिपल। थर्ड चीज ये थी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये आज हमें देखना है। क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि फॉर एग्जांपल इफ आई से कि somebody says he wants to smoke, मान लीजिए ये कोई कहता है he wants to smoke, तो यहां पर ये जो सेंटेंस क्या कन्वे कर रहा है, सेंटेंस एक वर्ब कन्वे कर रहा है, राइट? जो लिसनर है वो जैसे ये चीज सुनेगा कि he wants to smoke, मान लिया कोई होटल में कोई कोई भी मतलब कोई भी स्टाफ एम्प्लॉय है होटल का, उससे किसी ने कहा कि माय बॉस वांट्स टू स्मोक, सडनली उसको मतलब एकदम से रियलाइज हो जाएगा कि दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टू स्मोक, इज कन्वेइंग अ वर्ब। इज दिस क्लियर? ठीक है, अच्छा, ओके। फिर दूसरी चीज, अगर कोई ये कहे कि आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द लाउंज, इन द वीआईपी लाउंज, मान लिया कोई ये कहे, इसका क्या मतलब हुआ, कोई जरा बताएगा? आई सॉ हिम स्मोक
स्मोकिंग इन द वीआईपी लाउंज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ ये भी किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी जो है ना, ये भी किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द वीआईपी लाउंज, ये भी जैसे ही आपने सुना कि आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द वीआईपी लाउंज हटा के इन द स्कूल प्लेग्राउंड, आई सॉ हिम स्मोकिंग इन दिस। किसी के स्कूल में हुआ है ये इवेंट? आई मीन ये एक्टिविटी किसी को करते हो पकड़ा है? मेरे ख्याल से शायद बॉयज स्कूल में देखा होगा। आपने देखा है प्रदीप सर? पकड़ा यस है? सर, हम लोगों ने देखा है। अच्छा, आपने नहीं देखा? सर, हमारे यहाँ तो नहीं देखा मैंने। अच्छा, सर मैं वैसे अभी ओपनली नहीं कोई करता है, लेकिन हाँ पेड़ वेड़ के नीचे इधर उधर चले जाते हैं जेंट्स। तो उसकी क्या पनिशमेंट आप लोगों ने दी? कभी डांटा या कुछ किया? कैसे करके आपने रिजॉल्व किया उसको, इस बैड हैबिट? ऐसी हाँ ऐसी वैसी कंडीशन आई नहीं, मना करने में मान जाते हैं लोग। अच्छा, आपने मतलब उस बच्चे को ट्रेस कर लिया कि कौन सा स्टूडेंट था ये? बच्चा नहीं सर हाँ, हमारे यहाँ तो सर गर्ल्स ही होती हैं। जैसे सेकंड शिफ्ट के होते हैं ना कुछ टीचर्स, या वैसे जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय होते हैं कई बार। ओके। नहीं, मैं स्टूडेंट्स की, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि आई मीन नो सर, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ में तो ऐसे कभी नहीं हुआ अभी। हाँ, ओके ओके, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स एक्चुअली सर कि मैंने अभी एक रिसेंटली अभी मैं इधर पेंट खरीदने के लिए हार्डवेयर शॉप की तरफ जा रहा था भरी रोड में, तो मेरी गाड़ी के पीछे दो बच्चे ना छुपे हुए थे। तो मैंने देखा क्या कर रहे होंगे बच्चे, मैं अपना सामान लेके आ रहा था, देखा तो वे अपना तिल्ली विल्ली जला के सिगरेट फूकने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ा और अच्छा मेरे पास आ गए, मेरे हाथ में एक डंडा भी था, मैंने डंडा रखा हुआ था, डंडा उनकी तरफ करा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं जोर से चिल्ला के। वो तुरंत से सिगरेट उन्होंने नहीं छोड़ दी। कुछ नहीं अंकल जी, कुछ नहीं कर रहे थे हम तो। मैंने कहा सिगरेट अच्छा अभी तुम अंडों से निकले हुए चूजे सिगरेट पी रहे हो सड़क पे। कहा पर में आई कार्ड निकालो उनके, स्कूल यूनिफॉर्म में दो अच्छा, बच्चे थोड़ी छठी सातवीं के बच्चे थे दो। आई ओ, कार्ड निकालो। नहीं नहीं डर गए, मतलब बिल्कुल गिर गए शुरू नहीं करेंगे, कान पकड़ो। और तब जाने दिया। ये तो खैर बच्चों में चाम तो होता है इन चीजों को लेके, जी जी लेकिन रास्ते में चलते हुए लोग सोचते हैं चलो हमारे थोड़े ही हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। जी, सोशल कंट्रोल। अच्छा, एक जगह मैंने न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये था कि जितने भी ये स्मोकिंग ब्रांड्स हैं या जितने भी नशे वाली चीजें हैं, दे ट्राई टू सिक्योर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल एज। उससे फायदा उन्हें ये होता है कि अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को या किसी भी युवा को अगर उस एज में सिगरेट का उसने लत लग गई, तो दे विल बिकम देयर परमानेंट कस्टमर्स। मान लिया अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को अगर सिगरेट की आदत डलवाए जाए तो कितने साल तक पिएगा? आई मीन बहुत कम मार्जिन है। लेकिन उसमें यह था कि दे स्पेसिफिकली ट्राई टू एल्योर दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप जस्ट बिकॉज दे विल बिकम अ कस्टमर फॉर लॉन्ग टाइम। कि अगर कोई बच्चा 15 साल की उम्र में स्मोकिंग करना शुरू करता है तो टिल जब तक वो 45 या 50 तक नहीं हो जाएगा या जब तक उसकी नॉर्मल एज नहीं होगी, ही और शी विल बिकम दी परमानेंट कस्टमर ऑफ देम। तो इसमें वो बता रहा था कि दिस टाइप ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स वर्क विद रिस्पेक्ट टू स्मोकिंग एंड ऑल। तो इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा सोसाइटी को सजग होना पड़ेगा कि ये जो स्कूल एज है इसमें बच्चे ड्रग से, तभी एक वो रूल भी आया था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, यू आर अवेयर, कि स्कूल के इतने कैंपस के बीच में सिगरेट वगैरह के धूम्रपान वाली चीजें नहीं बिकेंगी। उसके पीछे में भी शायद यही होगा रीजनिंग कि जो स्कूल एज वाले बच्चे हैं उनको हमें रोकना है। बिकॉज फिर जैसे जैसे अगर कोई 25 का होगा, 30 का होगा, वो फिर इतना इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होंगी उसको, वो भी जो भी चॉइस करेगा हिज और हर चॉइस विल बी इन्फॉर्म्ड। लेकिन इस एज में बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड, बहुत ज्यादा रैशनल चॉइसेस नहीं होती। तो एनीवे, खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ये मान लिया आई सॉ हिम स्मोकिंग, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है ये एक वर्ब को बता रहा है, बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बेसिकली यू कैन से लाइक दिस। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस अगर आप ऐसे देखेंगे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लास्ट टाइम पे जो मैंने बताया था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस केस में क्या होगा? हियर दिस वर्ड इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज, पर्टिकुलर एक्टिविटी। यहाँ पर ये वर्ब का बोध जो बोलते हैं ना, कि यहाँ पर ये वर्ब का बोध नहीं दे रहा, इट इज नॉट सिग्निफाइंग एनी वर्ब, रादर इट इज नेम ऑफ एन एक्टिविटी इटसेल्फ। आर यू गेटिंग दिस? तो इट इज सिंपली लाइक इट इज अ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है जिसने अपनी फॉर्म बदल ली है, और यहाँ पर ये हमें नाउन का सिग्निफिकेंस, नाउन का फीलिंग दे रहा है, तो दिस इज व्हाट जीरेंड इज। Did you get this or not? यस सर, यस सर। इस पोर्शन में जो आज की हमारी क्लास है, इस पोर्शन में हम वर्ब, अल्फाजों के, शब्दों के उस बदले हुए स्वरूप को देखेंगे जो कि अपनी नेचुरल, जो ओरिजिनल उनकी फॉर्म थी, जो ओरिजिनल उनका काम था, उसको छोड़ के वो किसी और चीज का हमें इशारा कर रहे हैं या किसी और की तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी विल गेट दिस in this section, right? For example, like you can say swimming, you can similarly just say I want to go for swimming.
मान लिया अभी कहते हैं आई वांट टू गो फॉर स्विमिंग टुमारो, कि कल वीकेंड है और मैं जो है स्विमिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये तैराकी से है कि कल मैं तैराकी के लिए जाना चाहता हूँ, तैरने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। ओके लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू गो फॉर स्विमिंग टुमारो, यहाँ पर भी वही है, स्विमिंग, मैं कल स्विमिंग के लिए जाना चाहता हूँ, या तैराकी के लिए, तैरने के लिए नहीं। लेकिन अगर जैसे कहें कि आई सॉ हिम स्विमिंग इन पोल्यूटेड वाटर, इन डीप पोल्यूटेड वाटर। मान लिया अगर कोई बात कहे कि जैसे बच्चे होते हैं, आपने अक्सर करके देखा होगा, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन के हैं, अगर उनको है दे डोंट आई मीन गो इनटू दिस कि ये पानी कितना साफ होगा, कितना खराब होगा। तो यहाँ पर आई सॉ हिम स्विमिंग इन द डीप पोल्यूटेड वाटर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्विमिंग तैरने से है, तैराकी से नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर, इज एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। ठीक है, तो बस हमें ये इंट्यूशन डेवलप कराना है। मेरा जो काम है, मैं इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज ये आपके अंदर इंट्यूशन, ये बोध अगर डेवलप हो गया ना कि यहाँ पे ये कैसा है, तो आप क्वेश्चन एग्जाम में कर ले जाएंगे इंशाल्लाह, यू वोंट बी वरीड अबाउट इट। वरना रूल रटाने से कुछ भी नहीं होगा, ये आपको इंट्यूशन डेवलप करनी पड़ेगी बेसिकली। आगे देखते हैं, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सब यहाँ पे कंक्लूड हो गया जो मैंने बताया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला जो है ना, ये बहुत आता है, ये जो यहाँ लिखा है ना, आई प्रेफर स्विमिंग टू राइडिंग, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसे करके लिख देगा कि आई प्रेफर स्विमिंग देन राइडिंग, एक तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आई प्रेफर स्विमिंग देन राइडिंग। यहाँ पर ये एग्जाम में ये जानना चाह रहा है कि क्या आपको ये आइडिया है कि यहाँ पर कंपैरिजन के केस में देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ठीक, एक तो ये क्वेश्चन हो गया आई प्रेफर स्विमिंग टू राइडिंग। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये क्या है, यहाँ पर आई प्रेफर स्विमिंग टू राइडिंग, ये क्या है। अब देखिए इसको कैसे करके कॉम्प्लेक्स बना सकता है एग्जामिनर, इसको ऐसे करके कॉम्प्लेक्स बना सकता है, सीधा सीधा ये लिख देगा कि these two highlighted या bold words are, A is verb and noun, B is noun and verb, C is verb and verb, D is noun and noun। क्या है यहाँ पे बताइए? किसमें बताना सर? वर्ब एंड नाउन, ए वाला। डी सर, नाउन एंड नाउन। नाउन एंड नाउन, यस यू आर राइट। नहीं प्रदीप सर, नाउन एंड नाउन दोनों नाउन है, दोनों शब्द यहाँ पर जो है एक प्रेफर वर्ब की तरह यूज होगा, बाकी तो दोनों नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। जी जी, दोनों नाउन की तरह यूज होंगे। यहाँ पर ये दोनों शब्द क्रिया का बोध नहीं करा रहे हैं इन हिंदी यू कैन से, और दे आर नॉट सिग्निफाइंग एनी एक्शन, they are signifying name of an activity, name of the game, name of the sport, name of the exercise. It is like that. तो अब देखिए है क्या, ये सेम क्वेश्चन था, बस क्या किया कि ऑप्शन थोड़े से कॉम्प्लेक्स बना दिए गए कि वर्ब एंड नाउन होगा, नाउन एंड वर्ब होगा, वर्ब एंड वर्ब या नाउन एंड नाउन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, और ये चीज जो है ना, ये जो इंट्यूशन है, ये इंट्यूशन न्यूज़पेपर से डेवलप हो जाएगी। अभी हम इसकी वो देख लेते हैं, इसके बारे में पहचान बना लेते हैं अपनी कि क्या है। जब न्यूज़पेपर जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम उसमें इंप्लीमेंट करके देखेंगे बेसिकली है। अब आगे क्लासेस में हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ बचता नहीं हमारा, नरेशन का बचता है, और तो नरेशन भी हम न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। आई मीन वी डोंट हैव मच इन द बकेट राइट नाउ। अच्छा आगे देखते हैं क्या है विद द फॉलोइंग। सर एक्सक्यूज मी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, हमने वर्ब्स वगैरह ये सब कर लिया। अच्छा ये बताइए सर, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स तो बहुत आते हैं, बहुत वाइड है वो तो कोर्स में, तो उसको कैसे शुरू करें सर? मतलब वो मैं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली क्या करूंगा, जैसे वोकैबुलरी की मैंने एक शीट कराई है, वोकैबुलरी की मैंने एक शीट भी नहीं कंप्लीट नहीं कराई, मैंने थोड़ा सा आपको अप्रोच बताई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। वो हम कोशिश ये करेंगे कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। तो उससे होगा क्या कि यू विल बी, वो हिंदी का शब्द है ना लेस, आप हथियारों से जैसे लेस हो जाएंगे, सो यू विल बी लेस विद द अप्रोच टुवर्ड्स वर्ड्स, कि आपके पास एक थोड़ी सी एक स्किल आ जाएगी वर्ड्स को डिकोड करने के लिए। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा, ये बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे ना जिसका कोई तुक नहीं बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कॉन्स्पिक, जैसे ये लिखा है ना, ही वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय एब्सेंस। क्या मतलब हुआ इसका? ये कई बार एग्जाम में आया, ही वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस। क्या मतलब हुआ बताइए, कोई बताएगा? किसी को पता है? शक कर रहे थे उसके एब्सेंस के लिए। He was conspicuous by absence। नहीं, और कोई? Anyone? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताएं। आइडिया है किसी को इस शब्द का? नो सर आप बताइए सर।
बेसिकली ऐसा है जैसे कि मान लिया कोई शादी है, ओके, शादी में a girl comes, I mean, a girl who is married, a lady who is married, but she has come alone just after marriage, right? तो क्या जाएगा सोसाइटी में, क्या जाएगा, या लोग क्या उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे? या मान लिया कोई पॉलिटिकल रैली है जिसमें एक लीडर एक्स है, एक लीडर वाई है, दोनों एक ही पार्टी के हैं, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आए तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाए, एक्स लीडर उसको इग्नोर करते हुए आगे चला गया। या मान लिया एक्स वाई जेड 3 लीडर हैं, कोई फंक्शन हो रहा है जहां एक्स और वाई तो मौजूद है, जेड मौजूद नहीं है, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगी सोसाइटी? एक तो जैसे कि ये जो मैरिज वाला एग्जांपल दिया, उसमें सब लोग उसी को पूछेंगे कि वो नहीं आए या वो नहीं आई, ऐसे सर तो वही दाल में कुछ काला है जैसे कहते हैं ना नो कि नो, कुछ। दे विल से, आई मीन, एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन इज इजीली नोटिसेबल। एक तो है कि कोई पर्सन आया और फिर वो अपनी प्रेजेंस से नोटिसेबल हो, एक जो है वो कि अपनी एब्सेंस से नोटिसेबल है। तो देर इज नो सेंस ऑफ डाउट, आई मीन ही इज नोटिस्ड बाय एवरीवन कि ही इज नॉट प्रेजेंट, दैट थिंग इज नोटिस्ड बाय, कि उसकी एब्सेंस सबने नोटिस की है, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। आई मीन योर एब्सेंस इज बीइंग फेल्ट बाय एवरीवन, जो आपकी absence सबने नोट एब्सेंस के कर लिए लिया, फेमस हो रहा, जो एब्सेंस के लिए फेमस हो रहा हो अपनी एक तरह से। मतलब उसकी एब्सेंस नोट कर, फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे है, प्रिंसिपल साहब नहीं आए, तो सर ये एक एब्सेंस, मेन आदमी जिसकी वहाँ प्रेजेंस होनी जरूरी है, अगर वही वहाँ वो नहीं, एब्सेंट आई होगा मीन अगर जैसे वो नहीं आए नोटिसेबल होगा, मतलब जो सबके उसमें नोटिसेबल होगा। आएगा। आई मीन यू कैन से रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे है, फ्लैग होस्टिंग अगर प्रिंसिपल ही करते हैं या करती हैं, और अगर वो नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल क्यों नहीं आई, प्रिंसिपल क्यों नहीं आई, प्रिंसिपल क्यों नहीं आए, ये प्रिंसिपल क्यों नहीं आए, यही तो कहेंगे ना। तो ही और शी इज नोटिसेबल बाय एब्सेंस, ओके। या मान लिया प्रिंसिपल के कोई बहुत क्लोज है, प्रिंसिपल है वहां वो नहीं है, तो कहेंगे यार ये तो हमेशा आते हैं इनके साथ, आज क्यों नहीं आए, क्या हुआ, सब ठीक तो है, ओके। तो दैट थिंग, वो उसकी प्रेजेंस उतनी नहीं खल रही लोगों को जितना एब्सेंस से लोग जान रहे हैं। तो बेसिकली ये जो शब्द है ना कॉन्स्पिक्यूअस, इसका क्या है कि इस शब्द का कोई तुक नहीं है कि आप इसका मतलब बताओ, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कुछ एक चुनिंदा वर्ड्स हैं, वो लिस्ट में शेयर कर सकता हूं आपके साथ, तो उसको बस आपको क्या करना है, एक ही तरीका है। एक तो आप इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, हिंदखोज करके है, एक तो वो है, ठीक है। और दूसरा है उस डिक्शनरी के साथ साथ आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी देखेंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप उसका सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं, सेंटेंस में यूसेज आप उसका देख सकते हैं, सेंटेंस बना के, अगर आपने सेंटेंस बना लिया तो उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक लिस्ट है, 300 तकरीबन वर्ड्स हैं। उसके बाद जो है आप, यही एक तरीका है इसके लिए, ओके। यस सर। ओके, तो हम लोग आते हैं इस पे। हाँ, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे बेसिकली, शी इज, जैसे कि आई डू नॉट लाइक राइडिंग, आई डू नॉट बिलीव इन टॉकिंग नॉनसेंस, शी इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, ही इज स्मोकिंग, शी इज स्मोकिंग, ओके। अब है क्या, तो दिस इज व्हाट जीरंड इज बेसिकली, दिस इज व्हाट जीरंड इज, द वर्ब फंक्शनिंग एज अ नाउन, मैं बता चुका, उसी को मैंने यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ, the verb functioning as a noun, verb plus ing, and it is formed by adding ing with the verb. Notice the following examples, ing से बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा सिंपल इस टेबल पे, आपको अपने एग्जाम के लिए बस ये टेबल याद कर लेनी है, इन कॉम्बिनेशंस को, इन पेयर्स को, इन जोड़ों को आपको याद कर लेना है, कि अगर ये जोड़ आपको दिख गया ना, कुछ नहीं है उसके बाद में, सिर्फ वर्ब विद ing आएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंट फ्रॉम, अक्सर करके लिखा रहता है, किसी ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो तो उसमें लिखा आता है, हैव यू एवर बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम अपीयरिंग इन, या मैं कह रहा हूँ पासपोर्ट, किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म आपने भरा होगा ना, तो उसमें लिखा आता है, हैव यू एवर बीन बार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कभी कि क्या आपको अभी आपको कोई एग्जाम देने से रोका गया है, इस तरह से। तो जैसे ये वो है, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, ये क्वेश्चन है बेसिकली, कि ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, ये आपको दिखेगा, प्रोहिबिट दिखेगा और फ्रॉम दिखेगा, और यहाँ पर ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम टू गो आउटसाइड, या फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, या व्हाट। तो जहां पर भी ये कॉम्बिनेशन आ रहा है फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, जैसे कॉन्फिडेंट ऑफ है, जैसे
इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये बेसिकली है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है? क्या आपको पता है या नहीं पता है? दैट्स इट, वरना कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये रूल हो गया। इज इट क्लियर सबको? सभी को क्लियर? जैसे ये रहा, टेक आई फील प्लेजर इन, आई फील प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, तो ये है एक तो ये। अच्छा, ये सब में क्या है कि कोई कोई वर्ड्स लगे हुए हैं, चांस ऑफ, होप ऑफ। अच्छा, यही है डिजायरस ऑफ, फॉन्ड ऑफ, चांस ऑफ, होप ऑफ। होप के साथ ऑन नहीं आएगा, तो एक क्वेश्चन कई बार इस पे भी बन जाता है कि इसके बाद में आएगा क्या? डिबार फ्रॉम आएगा, डिबार ऑफ नहीं आ सकता, प्रोहिबिट ऑफ नहीं आता, प्रोहिबिट फ्रॉम ही आएगा। तो एक तो क्वेश्चन इस पे बनता है, दूसरा इसके वर्ब पे बनता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला डायरेक्ट जीरेंड, की कहां पर डायरेक्ट जीरेंड आते हैं। आई मीन उसमें कोई भी लिंकिंग वर्ड नहीं होगा। तो इसमें बेसिकली कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग अक्सर एग्जाम में कहते होंगे स्टॉप राइटिंग। जैसे टाइम ओवर हो जाता है आप लोग बोलते होंगे, आप सब नाउ स्टॉप राइटिंग, या बोलते हैं स्टार्ट राइटिंग। एग्जाम में जैसे ही टाइम शुरू हुआ, आपने कॉपीज बांट दी, बच्चे बोलते हैं मैम यस सर शुरू करें, तो आप बोलते हैं यस स्टार्ट राइटिंग। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड दिस फ्रेज। एम आई कनेक्टेड? यस सर। जी, तो उसी तरीके से जैसे कभी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, या आपके यहाँ बच्चियां बहुत शोर कर रही हैं आपके स्कूल में, तो आप बोलते हैं स्टॉप टॉकिंग, इस तरह से बोलते हैं। तो दैट इज व्हाट बेसिकली जेरेंड इज, यू आर यूजिंग जेरेंड। जी सर, जेरेंड में हमेशा आईएनजी लगा रहेगा? जी हाँ, और जेरेंड सर ये एक नाउन की तरह ही काम करेगा ना? नाउन की तरह, जैसे आपने बोला स्टॉप टॉकिंग, तो ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये सारे यही है ना, मतलब मेन इसका यही है ना, इसकी जो डेफिनेशन, जिससे अगर हम जानना चाहें तो। जी जी, ये हमने लिखी भी है सबसे ऊपर में कि द वर्ब फंक्शनिंग, ये इसकी डेफिनेशन है, द वर्ब फंक्शनिंग एज अ नाउन, दैट्स इट। और सर इसमें आईएनजी लगा हुआ है, इट इज फाउंड बाय एडिंग आईएनजी विद द वर्ब। इज इट क्लियर? यस। ओके, आगे जैसे ही वी स्टॉप राइटिंग, तो इसमें बेसिकली कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, ये 4 शब्द हो गए। आई डू नॉट लाइक राइटिंग, आई डू नॉट लाइक टचिंग टू हिम, इस तरह से। ओके, तो ये सिंपल आप सेंटेंस ही पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर एग्जाम में आता है। इसमें बेसिकली है क्या, ये फ्रेजेस हैं कुछ, जैसे कि विद अ व्यू टू, ये क्लियर हो गया, विद अ व्यू टू। एक है लुक फॉरवर्ड टू, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसको आप ऐसे करेंगे, अक्सर करके ईमेल्स जो लोग लिखते हैं, ईमेल्स एचआर वगैरह को जो लिखते हैं, तो उसमें इस तरह से लिखते हो। क्यों बड़ा नहीं हो रहा ये? What's wrong with it? जैसे ये है कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, नहीं होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा। क्या होगा एग्जैक्टली? व्हाट इट शुड बी? आई लुक फॉरवर्ड टू, बताएं, मीटिंग यू। इज एवरीवन गेटिंग मी? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, बिकॉज ये फ्रेज आ गया इसमें, लुक फॉरवर्ड टू दिस, ये वाला लुक फॉरवर्ड टू। ओके, सर ऐसा नहीं, सर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऐसे भी हो सकता है क्या? एक्चुअल में लुक फॉरवर्ड टू होता है, लेकिन लोग लिखते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यही होता है। जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो ये है कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मीटिंग यू सून, इस तरह से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड भी हो सकता है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड वो करेक्ट फ्रेज नहीं है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून इज द करेक्ट फ्रेज। ओके ओके, राणा सर ठीक है। एक अगला है विद अ व्यू, एक है विद अ व्यू टू। ये पूरा एक पेयर है विद अ व्यू टू। जैसे कि he came here with a view to borrow some money। मान लिया कोई आपके पास दोस्त आया, और भाई कैसे हो, क्या है, ये है वो है, फिर जो है बोला कि, उससे पहले आप ही ने उससे कह दिया। जैसे एक मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब भी किसी दोस्त का मेरे पास फोन आता है और कहता है यार एक काम था, तो मैं उससे कह देता हूँ कि यार पैसे छोड़ के कुछ ही मांग लो तुम, ठीक है। तो अक्सर ये बताते हैं कि यार मैं तो ये कह देता हूँ, ठीक है, कि पैसे छोड़ के तुम कुछ भी मांग लो। तो बोलता है, फिर वो बोलता है नहीं नहीं, बस ऐसे ही हालचाल लेने के लिए कॉल किया था। तो इसलिए मुझे एग्जाम्पल याद आया कि ऐसा है क्या, आई मीन लोग फोन, आई मीन ही नेवर शेयर्स मनी, तो ही केम हियर विद द व्यू टू बोरो सम मनी। इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग? ठीक है या गलत है? बोरोइंग होना चाहिए, बोरोइंग होगा। He came here with a view to borrowing, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिखा रहेगा he came here with a view to borrow some money। ठीक है, आपको लगेगा कि एरर यहाँ पर है, सम नहीं होना चाहिए, मच होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, बट दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम वर्ब he came here with a view to borrowing some money होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ये एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, possessive वाला जब हमने पढ़ा था, नाउन इन द केस जब पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ओके। आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, मुझे उसका समय बर्बाद करना नहीं अच्छा लगता कि मैं जाऊं और उसका समय बर्बाद करूं। हिम नहीं आएगा, ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे, जैसे शी इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग विद हर, नहीं, शी इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग विद हर, ये अक्सर करके बहुत आता है, ये एक बार हम रूल पढ़ चुके हैं, सो आई वोंट गिव मच टाइम टू दिस। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रक्चर फॉर प्लस जीरेंट। कई बार होता क्या है कि फॉर भी आता है जीरेंट, इट्स फॉर शोइंग पर्पस फॉर विच द सब्जेक्ट इज यूज्ड। जैसे दिस बुक इज टू रीड नहीं होगा, दिस बुक इज फॉर रीडिंग, ये पढ़ने के लिए तो किताब है। जैसे कोई किताब रखी हुई है, कोई पूछ रहा है कि क्या मैं किताब को ले लूं, तो बोले हाँ यार किताब तो पढ़ने के लिए होती है, ले लो, क्या दिक्कत है। इज इट क्लियर? जैसे कि द मशीन इज फॉर मेजरिंग वेट, द मशीन इज टू मेजर वेट नहीं होगा, फॉर मेजरिंग वेट होगा, उसका पर्पस शो कर रही है। ओके, ठीक है। आजकल वैसे हर किसी के घर पे वेइंग मशीन है। आप में से कितने लोगों के पास है स्टैटिस्टिकली? 10 लोग अगर हैं, सबके पास है? किसी के पास है जो नहीं है वेइंग मशीन घर में? है सर, सभी के पास है। राणा सर आपके यहाँ भी है वेइंग मशीन? नहीं सर, मेरे पास नहीं। प्रदीप सर आपके यहाँ है? नो सर। आपके यहाँ भी नहीं है। मनोज मैम आपके यहाँ है? छवि मैम आपके यहाँ है वेइंग मशीन? अच्छा, हेलो, हाँ जी सर। आपके यहाँ है वेइंग मशीन? हाँ जी, हाँ जी। ओके, देखिए राणा सर भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है और बाकी हेल्थ कॉन्शियस तो है सर, लेकिन वेट मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वेट काफी सर हम रोज हमें रोज पता नहीं ईयर से आदत है, सुबह उठते ही हम पहले अपना वेट देखते हैं। और सर स्कूल में होती है, वहीं चेक कर लेते हैं, हम तो घर पे नहीं है। हमारे यहाँ तो इसलिए अच्छा, आई मीन एवरीवन इज हैविंग द पर्पस, राइट? बस ये कि किसी मेडिकल रूम है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर देयर, लाइक ब्लड तो प्रेशर भी मशीन, करते सब है, सब कुछ है सर, तो हमें जरूरत सर मेरे घर में है वेइंग मशीन, लेकिन मैं कभी वेट नहीं देखती। ओके, वहीं कर लेते हैं सर, नर्स रूम में ना। अच्छा प्रदीप सर आप भी चेक करते हैं? आप भी स्कूल में? हाँ, बीपी वेट सब चेक हो जाता है सर, हमारा वहीं चेक हो जाता है। वही हम आई मीन हेल्थ हमें पता लग जाता वेट बढ़ गया है या घट गया। सर बढ़ जाता तो हम ऐसे ही नहीं देखते, हम कोशिश करनी शुरू कर देते हैं घटाने की। ओके, हेल्थ कॉन्शियस है मतलब आप लोग। ओके, हाँ जी सर। अच्छी बात है। सर मेरा 7:30 बजे का स्कूल है, 7:15 बजे तक, वैसे तो 7 बजे मैं पहुंच जाती हूँ स्कूल में। वॉक करना, एक्सरसाइज करना सुबह वहां जाके। ओके, 7 तो खैर बहुत सुबह हो गया। हाँ जी सर। चले, अच्छा आगे हम बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव्स, दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ वर्ब्स कि ये वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगी किसी और दूसरे तरीके के सेंटेंसेस में। जैसे देखेंगे, इट इज अ नाउन विद फीचर्स ऑफ अ वर्ब। अभी है क्या? इट इज अ नाउन विद फीचर्स ऑफ वर्ब। वो वर्ब था जो कि नाउन अज्यूम कर रहा था, बट दिस इज अ नाउन विद, है एक ही चीज कि ये भी वर्बल नाउन है, लेकिन कैसे, क्या चीज हो जाएगी इसमें? The word to is sometimes used with the infinitive. इसमें to लग जाएगा। कैसे? For example, she comes here to study. She comes here for studying नहीं करेंगे हम इसमें। She comes here to study. लेकिन अगर कोई कहे कि studying has become very important these days, studying या reading, for example, if we say, जैसे she comes here to read, ये उतना ठीक नहीं है। She comes here to read ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि reading should be encouraged, दोनों में डिफरेंस समझ रहा है? शी कम्स हियर टू रीड और रीडिंग शुड बी एनकरेज्ड इन यंगर जनरेशन। तो वहां पर वो जीरंड की फॉर्म में यूज है किया गया है, और यहाँ पर ये इन्फिनेटिव के तौर पे यूज किया गया है। ओके, टू एरर इज ह्यूमन, मतलब इंसान जो है खता का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स और वी ऑल डू मिस्टेक्स। एक बार क्वेश्चन आया, ये क्या होगा? ये वी ऑल डू मिस्टेक्स या वी ऑल मेक मिस्टेक्स, क्या ठीक है? मेक, आई थिंक। एनीवन एल्स? दो मिस्टेक सर। और कोई कमिट नहीं होगा भी? नहीं, कमिट वाला ऑप्शन नहीं है। इन दो में कौन सा सही है? वी ऑल डू मिस्टेक्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। क्वेश्चन आया एक बार, क्या होगा बताएं? डू सर, डू। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम गलतियां करते नहीं है, गलती हो जाती है। कहा जाता है ना कि गलतियां की थोड़ी जाती हैं, गलती तो हो जाती है। तो वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल नॉट डू मिस्टेक्स। एक बार क्वेश्चन आया, ये एसएससी में था शायद। वैसे एसएससी का फॉर्म आ चुका है
जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, CGL जिसको बोलते हैं, और बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं इसमें. आई मीन यू कैन गेट जॉब ऑफ अराउंड at entry point you can get, I mean there is a ladder of several number of posts, many of you might also be knowing, कई तरह की पोस्ट हैं. I mean A से लेके Z तक. जो लोएस्ट लेडर है उस पे you will be getting around 35 to 40,000 rupees, टैक्स असिस्टेंट बोलते हैं उसको. और जो अपर लेडर है that is इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, तो उसमें सैलरी गोज टू 75,000 और 70,000 इन स्टार्टिंग. और अपने अपने पास जी 75,000 बेसिक है सर. No, I mean aggregate you get around 75,000 70,000 in starting. You would be getting around 70,000 in MEA this time. So or in MEA or in income tax inspector or assistant section officer in several other ministries 4600 ग्रेड पे की है. और एक दो और पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO, तो दैट इज 4800 ग्रेड पे पोस्ट. तो उसमें फिर और शूट कर जाएगी HRA वगैरह इंक्लूड करके. तो ये सारी SSC के एग्जाम्स UPSC कंडक्ट कराती थी पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का. सो यू ऑल कैन एनकरेज पीपल अराउंड यू टू दे कैन अपीयर इन दिस. सर अगर आपके पास नोटिफिकेशन हो तो प्लीज शेयर करेंगे. मैं ग्रुप पे भेज दूंगा. थैंक यू सर. और इन एनी केस इफ यू रिक्वायर एनी मोर इन्फॉर्मेशन देन आई एम अवेलेबल. आई हैव prepared for that and I had qualified that. So I mean I know about it. तो आप कौन सी मिनिस्ट्री में हैं? मैं अभी तो किसी में भी नहीं हूँ. किसी गवर्नमेंट जॉब में है सर? नो अभी मैं कहीं पे भी नहीं हूँ. अभी राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग एक्चुअली. आई एम प्रिपेयरिंग. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट टू यू एज वेल. तो इसमें हम देखते हैं टू एयर एज ह्यूमन. तो इसमें भी जैसे उसमें लॉजिक्स थे जीरन्स में कि हमें कुछ कीवर्ड्स थे जिसे देख के हमें आइडिया लग जाता कि हम मतलब क्या यूज करेंगे. इसी तरह से ये भी है. फॉर एग्जांपल लाइक एक वर्ड है हैप्पी, ओके, एक है नीड, आई नीड टू हेल्प हिम, ओके, ही नीड्स टू बी हेल्प्ड, या आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, आई एग्री टू हेल्प हिम, आई एग्री टू डू योर जॉब. तो बेसिकली ये है कि जब भी ये अल्फाज आपको दिखे तो उसमें जो अगला शब्द है वो टू के साथ कोई ना कोई वर्ब आएगी. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल मान लिया जैसे अगर कोई बोले आई टॉट हिम टू वॉक, क्या गड़बड़ है इसमें? आई टॉट हिम टू राइट. मान लिया कि मैंने इसे पढ़ना सिखाया है या लिखना सिखाया है. कोई बच्चा था छोटा सा या बच्ची थी जिसे आपने पढ़ा, आई टॉट हिम टू राइट. क्या ये सही है? ये गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है? अच्छा ये सही है. अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे दिखेगा, या आई टॉट हिम हाउ टू राइट. हाउ टू राइट. ओके, क्या सही इन दोनों में से? हाउ टू राइट. आई टॉट हिम हाउ टू. सेकंड वन. मैंने उसे सिखाया कि कैसे लिखते हैं. ओके, मैंने उसे हिंदी में तो देखिए हम बोलते हैं कि मैंने इसे लिखना पढ़ना सिखाया है. जैसे कि अक्सर आता है कि गॉड टीचेड द मैन व्हाट ही न्यू नॉट. उसने गॉड ने इंसान को वो सिखाया जो कि वो नहीं जानता था. सारी चीजें इंसान को गॉड नहीं सिखाई. आई टॉट हिम टू राइट. मैंने उसे लिखना सिखाया, या मैंने उसे सिखाया कि कैसे लिखते हैं. इज इट क्लियर? आई टॉट हिम लिखना सिखाया वाली जो बात होगी ना, फिर वो बात हो जाएगी आई टॉट हिम राइटिंग. मैंने उसे लिखना सिखाया, तो वर्ब नहीं है बेसिकली, वो नाउन की तरह यूज हो रहा है. लेकिन अगर ये इंग्लिश में बोलना है कि मैंने उसे सिखाया कि कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आई टॉट हिम हाउ टू राइट. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, एनी डाउट? एम आई कनेक्टेड? यस सर. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल we taught him how to talk. We taught him to talk नहीं, we taught him talking नहीं, we taught him how to talk. हमने उसे सिखाया कि बात कैसे करते हैं. Is it clear? तो ये अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, ये क्वेश्चन इस पे बनता है. तो यही वाला क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग कि क्या आएगा, हाउ टू, मैनर, तरीका. ओके, आगे बढ़ा जाए. यस सर. ओके, अगला भी ये वही रूल है जो भी हम लोग जेरेंट से पढ़ा. हमारा सिग्नल चला गया था सर. हाउ टू वाला ही आएगा ना सर? जी सॉरी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं. हाउ टू ही आएगा. आई मीन फॉर एग्जांपल वी टॉट हिम हाउ टू स्टडी.
वी टॉट हिम स्टडीइंग नहीं होगा, वी टॉट हिम हाउ टू स्टडी। ओके, वी टॉट हिम हाउ टू स्विम, हमने उसे सिखाया कि तैरते कैसे हैं, तैरना नहीं। हिंदी भले बोल दो कि हमने उसे तैरना सिखाया, लेकिन इंग्लिश में बोला जाएगा हमने उसे सिखाया कि कैसे तैरते हैं। वी टॉट हिम हाउ टू स्विम, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू राइट, हाउ टू बिहेव। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई स्टूडेंट है जो बदतमीजी कर रहा है, फिर आपने उससे कहा आई विल टीच यू टू बिहेव प्रॉपरली। क्या ये सही है जो लिखा है? नो सर। क्या होगा? आई How to टीच यू behave. हाउ टू बिहेव प्रॉपरली विद एल्डर्स। ओके, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बात कैसे करते हैं। हिंदी में कहीं बोलते भी हैं ऐसे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बात की जाती है, अक्सर करके कह देते हैं लोग, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बात करते हैं बड़ों से। आई टीच यू हाउ टू बिहेव प्रॉपरली विद एल्डर्स। ओके, Yes, sir. वैसे भी इंडियन सोसाइटी में सिखाया बहुत जाता है। आई मीन सोसाइटी जो है ना, इट ट्राइज टू कंट्रोल इंडिविजुअल। हमारे यहाँ लिबरल इतना सिस्टम नहीं है ना, वी आई मीन ट्राई टू टीच और गिव प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स व्हिच वी गॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। इंडियन सोसाइटी में ऐसा बहुत है कि जो हमने दादा से सीखा, दादी से सीखा, वो हम अपने बच्चों में देना चाहते हैं, जो हमने सीखा वही बच्चों में देना चाहते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न डेवलप नेशंस हैं उसमें सोसाइटी हैव बिकम मोर लिबरल, फैमिलीज हैव बिकम मोर लिबरल। तो ये चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वही रूल आ गया, फॉर प्लस नाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ टू प्लस वर्ब टू इंडिकेट अ पर्पस। ये वही चीज आ गई। शी डांसेस डेली अलग चीज है, बट शी रिक्वेस्टेड फॉर अ डांस, उसने डांस कर। तो यहाँ पर शी रिक्वेस्टेड फॉर अ डांस, उसने नृत्य करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि आइए डांस करते हैं। ठीक है, ये उस तरह जैसे शी वॉक्स एवरीडे, वो डेली टहलती है, लेकिन बट शी वेंट फॉर अ वॉक, वो सैर पर गए हैं। यहां पर सैर के तौर में आ रहा है, सैर होता ना, वो सैर पे गए, टहलने गए हैं। शी वेंट फॉर अ वॉक, लेकिन शी वॉक्स एवरीडे, वो डेली टहलते हैं या डेली टहलती है। शी वेंट फॉर अ वॉक, वो सैर पर गए हैं। इज इट क्लियर? इज इट गेटिंग क्लियर टू यू? Yes, sir. तो ये इस तरह से है। अच्छा, अगला क्या है? अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब कि जिसमें टू नहीं आएगा, जैसे डायरेक्ट जीरंड था वैसे डायरेक्ट इन्फिनेटिव है कि विदाउट टू आएगा, कोई कनेक्टर नहीं होगा इसमें, कोई कनेक्टर नहीं होगा। और ये 4-5 अल्फाज हैं, लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी। ये आपको याद करने हैं, लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच, सी। अगर ये आ जाएंगे, यूजुअली एग्जाम में आता है लेट आता है, लेट अक्सर करके आता है, लेट आता है, और डेयर आता है, और नीड आता है। जैसे व्हाई नॉट स्टे हियर टुनाइट, व्हाई नॉट स्टे हियर टुनाइट। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, बहुत रात हो गई, बातें करते करते, फिर उसने बोला आपसे व्हाई नॉट स्टे हियर टुनाइट, व्हाई नॉट टू स्टे नहीं, व्हाई नॉट स्टे हियर टुनाइट, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा। ओके, या इस तरह से होगा कि let him learn on his own। जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, स्पून फीड कराने लगते हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस बेसिकली। लेट हिम लर्न ऑन हिज ओन, उसको अपने आप सीखने दो। तो ये जो चीज है ना, लेट हिम, आई मीन कहीं तक कोई कनेक्टर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, जब हम इसके प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स देखेंगे ना, तब हमें एक चीज और क्लियर होगी। जिस दिन हम न्यूज़पेपर, अभी बस हम इनसे सलाम दुआ कराना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी। जैसे फॉर एग्जांपल, यू नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ पर मेन वर्ब है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। या पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर टू आना है, कहाँ पर नहीं आना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट इन्फिनेटिव वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सारे शब्द आप देख लीजिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट, ये डिनाई इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, रिकॉल इंपॉर्टेंट है, क्लेम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अपीयर इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए जरा, मान लीजिए मैं लिखता हूं, साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड ट्रीटमेंट, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं उसको, कि उसको क्या बोलेंगे कि इसकी दवा खोज ली गई है कोरोना की। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कैसे बोलेंगे बताएं? और इन्वेंटेड, इन्वेंट करना सर? नहीं, डिस्कवरी बोलेंगे। साइंटिस्ट a drug for it, for example, let's say, yeah, for example, scientists discovered water on the Mars। मान लीजिए मैं लिखता हूँ, तो ये सेंटेंस है, scientists discovered water on the Mars। ओके, एक अगला है scientists claim to discover। एक ये सेंटेंस हो गया। एक अगला है
साइंटिस्ट क्लेम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, ये लिखता हूं मैं, नासा क्लेम्स टू लैंड ऑन द मून। ओके, एक तो ये सेंटेंस है, अगला है नासा क्लेम्स टू हैव लैंडेड ऑन द मून। ज्यादा मीनिंगफुल कौन सा बन रहा है? सर सेकंड वाला। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? They have landed on the moon. NASA claims to land on the moon. NASA claims to have landed on the moon. They have achieved that. They have achieved that. पहला आना चाहिए ना जी सर, फर्स्ट वाला ठीक है, दूसरा नहीं, दूसरा ठीक है। दूसरा इसलिए claims to have landed on the moon. That activity has been done, and somebody is claiming to have done that activity. That is why claims to have landed on the moon. जैसे for example, he appears, जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, he appears to have been rich earlier। क्या मतलब हुआ इसका? He appears to have been rich earlier। क्या मतलब हुआ? पहले अमीर हुआ करता था। He appears to have been rich earlier। ये लगता है कि पहले कि वो बैकग्राउंड उसका रिच, मतलब देख, he appears to have been rich earlier, ये लगता है कि पहले अमीर होगा। ओके, या होगा बेसिकली यहाँ पे। तो उस टाइप से, जैसे he denied to have stolen that money। He denied to have stolen that money। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं चुराया आपका पैसा। He denied to have stolen money। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये बेसिकली बोले जाते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव। न्यूज़पेपर में इसका बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखेगा, जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, ये दिखेगा जब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अगला है कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। ये बहुत इजी है, हम लोग यूज भी करते हैं। शी मे बी कमिंग टुमारो, शी मे बी स्लीपिंग नाउ, ही थॉट शी माइट बी वेटिंग। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्प्लिट इंफिनिटिव। अभी तक हमने इंफिनिटिव्स ऐसे देखे जो कि टू आ रहा था, कोई अल्फाज आ रहा था, टू था कोई शब्द था, टू था कोई शब्द था। कभी भी ये स्प्लिट नहीं करते हम इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दो बार मैंने भी जब एग्जाम दिया ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो उसमें ये एक बार पूछा गया, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू एटलीस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। कई बार हम लोग ये सेंटेंस लिखते भी हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू एटलीस्ट, नहीं, बेसिकली टू यहां पर है और वेट यहां पर है, जबकि वर्ब के साथ में ही टू आता है। तो अब आप समझ गए, यू आर रिक्वेस्टेड एटलीस्ट टू वेट फॉर सम मोर टाइम। इज दैट क्लियर और नॉट? और आसान सा शब्द देखिए, आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली कैरी द बैग। नहीं, गलत होगा ये, टू कैरी द बैग केयरफुली होगा। आई एडवाइज्ड हिम टू कैरी द बैग केयरफुली। नॉर्मली आप ये देखेंगे, ये यहाँ पर गलत है, ये गलत है, ये यहाँ पे जो है गलत है, वो क्रॉस लगा हुआ वहां पे। नॉर्मली हम लोग ये देखेंगे कि जैसे अगला देखिए, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सीरियसली स्टडी। नहीं, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू स्टडी सीरियसली। बेसिकली जब आप हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे ना, या जब एडवर्ब आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें देखा ही जाता है कि एडवर्ब्स को वर्ब के पहले रखा जाता है। लेकिन इस तरह के केसेस में ना, जहां इन्फिनिटिव आते हैं, वहां इन्फिनिटिव को हम तोड़ते नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, टू यहाँ हो गया, स्टडी यहाँ हो गया, और सीरियसली यहाँ पर है। ओके, वर्ब के साथ में आएंगे सर ये? नहीं, टू वर्ब अल्फाज के साथ आएगा, एडवर्ब कहीं पे भी रखें। जैसे देखिए, I asked him to study seriously। ये सही है। अच्छा, अब जरा देखिए कि क्या चेंज होंगे इसमें। एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक और सेंटेंस देखता हूं। अगर मैं इस शब्द को, देखिए एडवर्ब क्या करते हैं, अगर इस शब्द को मैं उठा के यहां रख दूं तो क्या मतलब होगा इसका? आई सीरियसली आज अब इसका इसमें मीनिंग स्टडी के लिए सीरियसली बात हो रही थी यहाँ पर, अब मैं सीरियसली बात, हमने सीरियसली कहा है। हाँ जी, ओके, आई सीरियसली आस्क्ड हिम टू स्टडी। यहाँ जो सीरियसली है ना, किस चीज की ट्यून बढ़ा रहा है? आस्क। ठीक है, अच्छा, आई यहाँ पर देखिए, आई लाइटली आस्क्ड हिम टू स्टडी सीरियसली। अब आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? आई लाइटली आस्क्ड हिम, मैंने तो उसे बहुत हल्के फुल्के बात, पता नहीं रोने क्यों लगा, या ये अपने पेरेंट्स को क्यों बुला लाया कि टीचर बहुत चिल्लाती हैं। आई लाइटली आस्क्ड हिम टू स्टडी सीरियसली। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस है। बेसिकली आएगा नहीं ऐसा, कभी दो ऐसे शब्द लिखेगा नहीं साथ साथ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। आई सीरियसली आस्क्ड हिम टू स्टडी, आई आस्क्ड हिम सीरियसली टू स्टडी सीरियसली। तो ये बेसिकली है, एडवर्ब्स डू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज टू इल टू गो आउट, बेसिकली she is good enough to help me, she is kind enough to lend me some money। she is enough good नहीं लिखेंगे,
शी इज गुड इनफ टू हेल्प मी होगा, शी इज इनफ गुड नहीं होगा, शी इज गुड इनफ टू हेल्प मी। शी इज गुड, ठीक है, शी इज गुड, कितनी गुड, इनफ टू हेल्प मी, इतनी कि वो मेरी मदद कर सके। इसको ऐसे करके समझ सकते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। शी इज काइंड, अच्छी बात है, कितनी काइंड, इनफ टू लैंड मी सम मनी, इतना कि वो मेरी मदद कर दे। शी इज टू इल, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बीमार है, कितनी, टू गो आउट, कि वो बाहर भी नहीं जा सकती। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। और ये सबसे आसान अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, प्रीपोजिशंस में आता है। जैसे आई वॉन्ट टू, मान लिया आई वॉन्ट टू राइट विद दिस पेन। एक तो ये क्वेश्चन है, क्या एग्जाम में आएगा, आई वॉन्ट टू राइट बाय दिस पेन, पहला तो ये आएगा, ये लिखेगा, ये गलत है, आई वॉन्ट टू राइट विद दिस पेन होगा। सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना? Is everyone connected, right? I want to write with this pen, पहला तो ये हो जाएगा। अब देखिए राइट के साथ तो विद आ रहा है, अगर मान लिया ये ऐसे करके लिख दे कोई, I want this pen to write, full stop, क्या ये सही है? नो सर। क्या कमी है सर ये मतलब ऑब्जेक्ट लाइव नहीं है ना, तो वी कांट, आई I थिंक want this pen to write with आएगा बेसिकली, तो ये चीज मिसिंग है, ये चीज मिसिंग है यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगला देखिए, आई वॉन्ट टू, एक और देखिए, जैसे आई वॉन्ट टू ट्रेवल बाय दिस रोड, ठीक है, आई वॉन्ट टू ट्रेवल बाय दिस रोड मान लिया। ओके, ट्रेवल के साथ हम बाई आ रहा है। दिस इज नॉट अ सेफ रोड टू ट्रेवल, क्या ये कंप्लीट है? दिस इज नॉट अ सेफ रोड टू ट्रेवल, क्या ये कंप्लीट है? नहीं, ट्रैवल बाय ट्रैवल विद नहीं होना चाहिए शायद। नो, व्हीकल होता तो विद आता। ओके, जैसे आई एम लिविंग इन दिस हाउस, सबसे आसान एग्जांपल में दे रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिस हाउस, आई नीड अ हाउस टू लिव इन। इज इट क्लियर? आई एम लिविंग इन दिस हाउस, आई नीड अ हाउस टू लिव इन। तो ये भी आपको दिखेगा न्यूज़पेपर्स में या नॉवेल्स में, बहुत यूज करते हैं इस राइटिंग को, और इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। बिकॉज अगर ये आपने पढ़ा नहीं ना, कॉन्ट्रास्ट करके अगर आपने नहीं पढ़ा, कंट्रास्ट करके अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो ये समझ में नहीं आती चीज। आई नीड अ हाउस टू लिव, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इन आएगा, एक प्रीपोजिशन कम है। सो बेसिकली we have done two things, infinitives and gerunds. Participles are a bit easier, you can say, participles are easier, लेकिन थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्स हैं चीजें जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द पार्टिसिपल्स। सिर्फ यही एक ऐसा बचा है, तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट टेक अ रीड, टू गो थ्रू दिस शीट, कि एक बार पार्टिसिपल्स में आप लोग देख लीजिए कि पार्टिसिपल्स क्या करते हैं। करना कुछ नहीं है, बस उसको कंट्रास्ट करके देखना है इन्फिनिटिव से, जीरेंड से। बेसिकली जीरेंड से, क्योंकि जीरेंड में भी वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, पार्टिसिपल्स में भी वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है। अब पार्टिसिपल को वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी तो होती है, सी सॉ सीन, लेकिन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं बेसिकली। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम लोग आईएनजी फॉर्म बोलते हैं सर जिसको, जी आईएनजी फॉर्म बोलते हैं ना शायद। आईएनजी फॉर्म में तो वर्ब भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म वर्ब की चौथी फॉर्म बोलते हैं बेसिकली। आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म भी हो जाती है वर्ब की, इसलिए उसमें नहीं जा रहा मैं। तो ये जैसे कि बर्निंग, अब इसमें सब मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये शीट पूरी, बस आपको पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करके जहन में समझना है कि क्या मतलब है इसका। यू विल इजीली गेट इट। ओके, यस सर। so I would just stop this class here, and thank you all. In case you have any doubt, you can simply reach out to me on my phone, and okay, कोई doubt किसी को? नो सर। Okay, all the best. कल आप लोगों की छुट्टी है, enjoy करिए, पढ़िए, and happy Christmas. Okay, bye bye, take care. Thank you, bye bye. Thank you sir. Good night sir. Thank you. एक्सक्यूज मी, सब लोग 27th को एग्जाम होगा, सर आ जाएंगे 27th को? हेलो, कह नहीं सकते मैम, ये तो नहीं पता नहीं सर, आज तो जाने चाहिए सर को। तो सर टेस्ट भी होगा फिर तो, अगर आ जाएंगे। मेरे तो कोई प्रिपरेशन नहीं है। ये भी नहीं है, प्लीज, मेरे बच्चे आए हुए हैं, मैं शायद नहीं दूंगी फिर टेस्ट। मैं मम्मी के आई हूँ अभी। मैं देखिए, ये मेरे बहन का बेटा है छोटा सा, 2.5 year का। ये
अरे वेरी गुड वेरी गुड। वो तो साथ में पढ़ाई कर रहा है मैम, क्यों आप उसको दोष दे रहे हो? उसकी मम्मी वो तो पढ़ाई कर रहा है। नहीं मेरी सिस्टर करवा रही है ना उन दोनों को, मेरे दोनों को और इसको भी बिठा के, तो कह रहा है मैंने मौसी बहुत सारी पढ़ाई कर ली है। एक्चुअली ना इस बार पेपर भी खत्म हो गया ना, तो बच्चे बिल्कुल बोर्ड में हैं। फ्री में, हाँ। तो नहीं तो बोर्ड होता था तो आउटिंग के लिए बनता ही नहीं है। इस बार तो बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं कि हमें वही है, मैं बुक्स वुक्स भी नहीं लाई, उनका पूरा बस फोन लेकर आ गई कि हाँ चलो जो होगा इसी पे बस क्लास कर लिया मैम करेंगे। कोई नहीं, एक बार पता तो चलेगा हम लोग कितने पानी में हैं। तैयारी तो सबकी ऐसी हो रखी है, होने दीजिए टच। नहीं, एग्जाम एक्चुअली तैयारी करके दें तब पता चलता हम कितने नहीं मैं पता क्या होता है, कई बार हम ना तुक्के में भी आंसर्स लगाएंगे, देखिए मैम करेंगे तो सारे, और तुक्का शायद इस बार फिट हो जाए, लेकिन हाँ हम एक डिलेमा में मतलब एक उसमें आ जाते कि नहीं देखो हमारे इतने हो रहे हैं, और जब प्रिपरेशन हो जाती है तब तो फिर हाँ हम हार्ड एंड श्योर होते हैं कि हाँ हमारा ये सही है, और ये गलत होता भी है तो भी हम उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तो बस कैसे करेंगे सर बता नहीं, सर तो देंगे ही, क्वेश्चन पेपर तो देंगे ही। कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, तैयारी हो ना हो लेकिन हम लोगों को देना चाहिए एग्जाम, क्योंकि इतना हम लोगों ने पढ़ा है। सर ने उस टाइम पे भी क्वेश्चंस तो पूछे ही है, तैयारी भी कराई है उसी तरह से, हाँ। तो इतना वो अच्छा नहीं होगा मुश्किल। मैम